हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। डेली आपकी सक्षमता परीक्षा की टेस्ट चल रही है रात में 9 बजे से, तो सभी लोग आ जाइए। और ये रहा आपका करियर परिवार, ये नंबर है जहां पे आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो आपको इस पर सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इसमें कुछ आपका चार्ज लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सक्षमता परीक्षा का टेस्ट नंबर आपका 31। इसके पहले 30 टेस्ट आपका हो गया है, पीछे वाला टेस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट था। तो ये रहा आपका 31 नंबर टेस्ट और यहाँ पर बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, एकदम रट जाना है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी पर बेस्ड है सारे क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी सवाल हैं ये आपको एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी पर आधारित है और इसी से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर आपको दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है देख लीजिए। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन सी है, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत आपको पता है कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं दोस्तों। तो प्रायद्वीप वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसको 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र हो और 1 ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र, उसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 3 ओर से जल हो और 1 ओर से स्थल हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब कह रहा है कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, यानी कि जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीप की आकृति कैसी होती है, तो ये त्रिभुज की आकृति की होती है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय वृहत्तम कह रहा है ना, दूसरा नंबर पे। तो दूसरा सबसे बृहत्तम बेसिन कौन सा है, ठीक है। गोदावरी नदी की बेसिन है या फिर कावेरी बेसिन है या कृष्णा बेसिन है या पेरियार बेसिन है, किसका बेसिन दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा है। तो आपको पहला नंबर पे हम बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा जो बेसिन है वो गोदावरी नदी का बेसिन है, ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा कौन सा होगा आपको बताना है, जल्दी से तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग जी सभी लोगों को, सभी लोगों मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी टेस्ट होती है, एकदम 9 बजे आपको क्या करना है, हाजिर हो जाना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है आते के साथ। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरा दोस्तों हो जाएगा कृष्णा बेसिन, है ना। कृष्णा नदी की जो बेसिन है ये दूसरी सबसे बड़ी क्या है, बृहत्तम बेसिन है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। ध्यान रखना है, पहला है गोदावरी का और दूसरा हो जाएगा आपका कृष्णा का। आपको बताना है गोदावरी नदी दोस्तों कहां से निकलती है। तो गोदावरी नदी मैं बता देता हूं, ये निकलती है आपको महाराष्ट्र के, है ना, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कावेरी कहां से निकलती है भाई साहब, तो ये है कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी पर्वत, वहीं से निकलती है कावेरी नदी। और पेरियार नदी कहां से निकलती है, तो केरल के पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है पेरियार नदी, ठीक है। तो एकदम जो नदी का उद्गम है वो ध्यान रखना है और इसका जो मुहाना है वो भी ध्यान रखना है। तो गोदावरी तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक से निकलती है और जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, कुर्ग या ब्रह्मगिरी से, और जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और पेरियार जो नदी है दोस्तों ये पश्चिमी घाट से निकलती है ना, ये पश्चिमी घाट से निकलती है यहां से केरल से, और जाकर के ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन, ठीक ना। चलिए तो ये रहा पहला सवाल, और अधिकतर लोगों का गलत भी है सही भी है, कोई बात नहीं है, गलत होना सही होना लगा रहता है, एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। यहां गलती हो गया कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है, बताइए। भारत का कह रहा है कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मानचित्र, देखिए थीमेटिक की बात कर रहा है दोस्तों। मानचित्र होता है 3 प्रकार का,
एक तो आप प्राकृतिक देखे होंगे, है ना, एक आप राजनीतिक भी देखे होंगे, और एक होता है थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है, जैसे कि आप भारत का मानचित्र आप देख लिए, है ना, तो भारत का जो मानचित्र है, तो भारत के मानचित्र में कहां पर दोस्तों रेलवे लाइन का विस्तार कैसे कैसे है ना, ये आपको दिखेगा। उसके अलावा सड़क लाइन आपको कहां से कहां गई हुई है, ये आपको दिखेगा, ठीक है, थीमेटिक मानचित्र में। तो थीमेटिक में होता है रेलवे हो गया, सड़क हो गया, यातायात हो गया, ये सभी दर्शाया जाता है थीमेटिक में, ठीक है। और राजनीतिक में क्या दिखता है, कौन सा राज्य कहां है, कौन सा शहर कहां है, कौन सा गांव कहां है, ये सारी चीज आपको दिख जाएगा, ठीक है। और प्राकृतिक में क्या दिखेगा, जो हमारी प्रकृति की चीजें हैं, नदी है, पहाड़ है, झील है, झरना है, तालाब है ना, पठार है, ये सारी चीज आपको दिखेगा प्राकृतिक मानचित्र में। तो हमसे सवाल कह रहा है कि ये जो थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है भारत में दोस्तों, ये आपको बताना है। दूसरा का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताइएगा, है ना। सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर कलकत्ता। अब इसी का नाम हो गया है कोलकाता, ठीक है, तो ये कोलकाता हो जाएगा आपका। आपको एक सवाल बताना है कि जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, हुगली, है ना, हुगली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों आपका कोलकाता, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 3 नंबर, और वीडियो को देखिए लाइक भी कर दीजिएगा सब लोग, ठीक ना, हाँ एक बार लाइक भी कर देना है। आप ही लोग के लिए क्लास चल रही है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो 3 नंबर सवाल, एक साइड बीमारी दिया गया है, एक साइड फसल दिया गया है, यानी कि ब्लैक रस्ट जो बीमारी होती है वो किस फसल में होती है भाई, ब्लैक रस्ट जो बीमारी होती है वो किस में होती है, जल्दी से बताना है। क्या होगा इसका आंसर, देखिए ब्लैक रस्ट जो होता है वो होता है आपका गेहूं में, ठीक है, किसमें होता है, गेहूं में होता है। और स्टेम रॉट जो बीमारी होता है दोस्तों ये होता है चावल में, याद रखिएगा। व्हाइट रस्ट जो बीमारी होता है ये होता है सरसों में, और अर्ली ब्लाइट जो बीमारी होता है ये होता है आलू में। तो कुछ फसलों के बीमारी है और ये किस फसल में होता है ये आपको याद रखिएगा। ब्लैक रस्ट बहुत बार पूछा गया ये सवाल है, ब्लैक रस्ट आपका गेहूं वाला, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, सबसे पहले 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 3 का, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, बताइए इनमें से खगोलीय पिंड कौन सा है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है। खगोलीय पिंड आप किसको कहिएगा, देखिए खगोलीय पिंड के अंतर्गत दोस्तों हमारे जितने ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, ये सभी आ जाते हैं खगोलीय पिंड में, ठीक है। जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह है, 8 ग्रह के जितने सारे उपग्रह हैं, है ना, और सूर्य है, तारा है, ठीक है, और उल्का पिंड है, ये सभी आ जाएगा आपका खगोलीय पिंड के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रह है टोटल 8, कौन कौन, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। शुक्र सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से अगर बोला जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह को क्रम से याद रखिएगा, है ना, क्रम से हमेशा पूछा जाता है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, सबसे दूर कौन है, वरुण है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन है, तो बुध है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, प्रश्न कह रहा है 5 नंबर कि कोडाइकनाल जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताइए कोडाइकनाल दोस्तों ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनाल एक घूमने वाली जगह है, आप जा सकते हैं। ये किस पर्वत श्रृंखला पर है, पालनी पर है, नीलगिरी पर है, अरावली पर है। कोडाइकनाल पड़ेगा दोस्तों आपको तमिलनाडु में। कोडाइकनाल कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। अब बताइए कहाँ होगा, है ना, बहुत सारे लोग नीलगिरी मार रहे हैं, गलत है, पालनी हो जाएगा आपका, ठीक है, पालनी हो जाएगा आपका कोडाइकनाल, ठीक ना, ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत जो है भाई साहब, ये नीलगिरी पर्वत है ना, ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जो है ये आकर के मिलती है कहां पर,
तो नीलगिरी पर्वत पर। ये नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है नीलगिरी आपको, ठीक है। नीलगिरी की पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, याद रखना है। और अरावली जो है ये है आपको यहाँ पर अरावली, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत कितने नंबर पर है? जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। अभी जो दूसरे नंबर पर है ना, डाटा आने वाला है, नया डाटा अभी नहीं आया है, आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे नंबर पर है, जनसंख्या में पहला चीन है। अब कह रहा है क्षेत्रफल में कितना है? तीसरा है, पांचवा है, सातवां है, आठवां है। तो ये तो काफी आसान है, 7वां नंबर पर है आपका क्षेत्रफल में, ठीक है। पहला नंबर क्षेत्रफल कौन है भाई? पहला नंबर रूस है, दूसरा नंबर कनाडा है, तीसरा नंबर अमेरिका है, चौथा नंबर चीन है, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। तो ये 7वां नंबर हो जाएगा आपका भारत का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। अब एशिया में भी आपको पूछ सकता है कि उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, ठीक है। तो दक्षिण एशिया का कह रहा है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? थार का मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल या गोबी का मरुस्थल? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया में है, ये दक्षिण में नहीं है। तकलामकान दोस्तों ये चीन में है, ये भी दक्षिण में नहीं है। तो एक हमारा बच गया थार का मरुस्थल जो अपना भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, थार का रेगिस्तान, ठीक है। थार का रेगिस्तान कहिए या मरुस्थल कहिए। मरुस्थल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है ना। एक होता है शीत मरुस्थल, है कि नहीं, जो ठंडा मरुस्थल है, और एक होगा आपका गर्म मरुस्थल, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। भारत में दोनों प्रकार की मरुस्थल है, ठीक है। शीत मरुस्थल आपको लद्दाख में दिखेगा और गर्म मरुस्थल आपको राजस्थान में दिखेगा, ठीक है। उसका नाम है आपका थार का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जी हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय आय है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किस क्षेत्र का होता है? प्राथमिक का होता है, द्वितीयक का होता है, तृतीयक का होता है, किसका होगा दोस्तों? है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि हो गया प्राथमिक क्षेत्र आपका, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में आपका हो जाता है विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र में होता है सेवा क्षेत्र। तो सबसे अधिक जो योगदान होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आय में, वो हो जाएगा आपका 8 का आंसर नंबर, तृतीयक क्षेत्र। यानी कि जो सेवा क्षेत्र होता है ना, सेवा जो क्षेत्र, जो सेवा देने वाली जो क्षेत्र है, वो हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। और इसका सबसे ज्यादा योगदान है राष्ट्रीय आय में भारत का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर। और वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं तो एक बार लाइक भी कर देना है। 100 प्लस आप लोग हैं तो 100 प्लस कम से कम लाइक जल्दी से पहुंचाइए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? राज्य को दोस्तों एक आवश्यक बुराई किसने माना है? जेरेमी बेंथम, टॉमस पेन, जेम्स मिल या जे.एस. मिल? क्या होगा 9 का आंसर क्या होगा? किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? वो हो जाएगा टॉमस पेन, ठीक है। टॉमस पेन हो जाएगा आपका, याद रखना है, याद करने वाला चीज है, टॉमस पेन हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक जो है अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? हॉट मनी दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, मुख्य ऋण दर कहते हैं या कॉल मनी दर कहते हैं? उसको कहा जाता है मुख्य ऋण दर, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? मुख्य ऋण दर उसको कहते हैं, है ना, जिस पर बैंक जो है अपने ग्राहकों को ऋण देता है। नेक्स्ट सवाल है कि रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए, है ना। झील जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? कौन सा झील? तो रेणुका झील। त्रिपुरा, हिमाचल, पंजाब, केरल। 11 का आंसर क्या होगा? रेणुका झील। देखिए झील वगैरह आपको ज्यादा करके देखने को मिलेगा, या तो वो पर्वतीय क्षेत्र हो, है ना, या फिर वो तटीय क्षेत्र हो, ठीक है। 2 ही जगह ज्यादा आपको झील मिलेगा। जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर में बहुत सारा झील है कि नहीं। जम्मू कश्मीर में आपको बुलर झील,
आपको शेषनाग झील, वैरीनाग झील, बहुत सारा झील है दोस्तों। भारत के सबसे मीठे जल की झील बुलर झील भी आपको जम्मू कश्मीर में ही है, डल झील भी आपका वहीं है ना। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, ठीक है। तो रेणुका झील आखिर कहाँ है भाई? रेणुका झील हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में है दोस्तों रेणुका झील, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जी हाँ, जो संविधान सभा हमारा था उसमें प्रारूप समिति के सदस्य की कितनी संख्या थी? 5, 7, 11, 15, है ना। सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों संविधान सभा की, है ना, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, है ना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे एस.एन. सिन्हा, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा जिनको कहा जाता है, ठीक है। और फिर हुआ था 11 दिसंबर को बैठक, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर को, ये ध्यान रखना है। अब है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या दोस्तों आपको 7 थी, ठीक है, याद रखना है 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 13 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? ठीक है, बताइए समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर के बनाएगा समवर्ती सूची पर कानून। समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची, ये तीनों सूचियां किस अनुसूची में है दोस्तों? तो ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि अभी वर्तमान में समवर्ती में कितने विषय हैं, ये पूछा जाता है ना। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का कौन सा विषय है ना। तो 13 का आंसर क्या होगा? देखिए, देश की प्रतिरक्षा जो है ना, ये आ जाएगा संघ सूची में, आंसर गलत है। जन स्वास्थ्य आ जाएगा दोस्तों आपका, ये भी संघ सूची या राज्य। मुद्रा बैंकिंग आ जाएगा संघ में, जन स्वास्थ्य आ जाएगा आपको राज्य में, और विवाह तथा तलाक जो हो जाएगा ये होता है आपका समवर्ती सूची दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर 13 का ज्यादा सही नंबर है, मतलब ठीक है, आपका ए नंबर हो जाएगा 13 का, विवाह एवं तथा तलाक, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल है आपका कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? बताइए कौन सा जो अनुच्छेद दोस्तों वो संसद के सचिवालय से संबंधित है? 100 नंबर है, 112 है, 101 है या 98 है? तो संसद के सचिवालय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ना। अगर सिर्फ कहे संसद, ठीक है, संसद जो है आपका 79 में है ना, संसद जो है 79 में है, और 80 में आपका राज्यसभा, 81 में आपका लोकसभा है, ठीक है। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना है, लेकिन संसद के सचिवालय यहाँ पर पूछा गया है तब हो जाएगा अनुच्छेद 98, ठीक है। अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय, और सिर्फ अगर संसद पूछता तो 79 हो जाता, और राज्यसभा 80, 81 लोकसभा है आपका, ठीक है, क्योंकि संसद 3 से मिलकर के बना है ना, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो आपका अनुच्छेद 52 में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो संसद के सचिवालय हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 98। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपका कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। बी नंबर है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी नंबर है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, और डी है कि सभी सत्य है। कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सत्य नहीं है? 15 का आंसर क्या होगा? देखिए, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई दोस्तों, ये वाला बात आपका सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री बने थे, ये आपका गलत है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका यहां से ठीक आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बहुत ही बढ़िया सवाल है
है ना। अभी हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा का वर्णन है कि नहीं, और 22 भाषा, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषा था आपका, ठीक है, 14 भाषा था। फिर अभी टोटल कितना है, 22 भाषा है। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि सिंधी भाषा को हमारे संविधान में कब जगह दिया गया, ठीक है। और ये भाषा अनुसूची कितने में है, तो 8वीं अनुसूची में है भाषा का वर्णन, ये भी आपको पूछा जाता है, याद रखना है। तो सिंधी को जोड़ा गया था दोस्तों आपका कब, ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना है 21वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें सिंधी भाषा को हमारे संविधान में सबसे पहले जगह दिया गया था 1969 में, ठीक है, 1969 में दोस्तों इसको जगह दिया गया था सिंधी को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सी है, बताइए। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद जल्दी से बताना है। राज्यसभा के सभापति क्या होगा, अनुच्छेद 79, 74, 80, देखिए 74 तो होगा नहीं, ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। 79 में तो संसद है दोस्तों। 80 में आपका राज्यसभा है। आंसर बचा हमारा 89, ठीक है। तो ऑप्शन से भी छाट करके आप इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता आपको। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर की निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था, भाई बताइए। काफी बढ़िया सवाल है। किस राज्य पूछ रहा है कि विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था। तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ, और अभी ईवीएम का जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसके वजह से बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा रहे हैं, और क्या करिएगा, चलिए कोई बात नहीं है। तो ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म, है ना। तो इसका प्रयोग जो हुआ था सबसे पहले वो हो जाएगा 18 का, केरल में हुआ था, ठीक है। 18 का हो जाएगा आपका ए नंबर, केरल में हुआ था इसका सबसे पहले प्रयोग दोस्तों ईवीएम का। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है, बताइए। विधान परिषद, देखिए विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद दोस्तों अभी मात्र कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में है। ये 6 राज्य आपको याद रखना है कौन कौन है, तो बिहार है, नोट कर लेना है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, और आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और कर्नाटक है, ठीक है। तो ये आपका 6 राज्य है जहां पर अभी विधान परिषद है। तो कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्य की जो संख्या है ये कम से कम कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका 40। 40 से कम दोस्तों विधान परिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 75, याद रखना है ना, बिहार विधान परिषद वाला, ठीक है। चलिए बिहार और लोकसभा, बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है, 40 है। राज्यसभा का कितना है, 16 है ना। विधान परिषद का कितना है, 75 है, और विधान परिषद का 75 है, विधानसभा का 243 है। ये सारे सीट आपको याद रखिएगा, एक आगो आपको पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 20 नंबर, और ये नंबर आपको दिया गया है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 351 इसमें मात्र आपको चार्ज लगेगा। तो इसी नंबर पर आपको फोन पे गूगल पे नंबर करके, आपको गूगल पे फोन पे करके, ऑनलाइन पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, फिर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तो प्रश्न नंबर है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था। जी हाँ, मतलब राज्याभिषेक, मुकुट पहनाया गया होगा 2 बार। तो वो कौन था, जहांगीर था, औरंगजेब था, शाहजहां था, हुमायूं था, है ना। एक बार से इसको मन नहीं भरा था, ठीक है। ये 2 बार बना था दोस्तों, और 2 बार बना था कौन, वो हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब हो जाएगा 20 का बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से यहां पर मिलान करना है। मिला दीजिए, क्या होगा, अकबर किससे मिलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और शेर शाह। तो अकबर मिल जाएंगे आपको भाई साहब आईने दहसाला। अकबर कौन शुरू किया था, दाहिने दहसाला हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसमें मिल जाएगा दोस्तों आपका प्रतीक मुद्रा चलाया था। इल्तुतमिश मिल जाएगा आपका चहलगानी अमीर हो जाएगा, और शेरशाह हो जाएगा सड़क ए आजम, ठीक है।
तो यहां पर 3 है 4 है, तो 3 और 4 किस में है? सी नंबर में है। 21 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? दोस्तों, जब्ती प्रणाली जो था ये किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ था? अकबर, औरंगजेब, बाबर या शेरशाह? तो जब्ती प्रणाली जो शुरू किया था वो कौन किया था? महान अकबर। ठीक है, महान अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 22 का। चलिए 23 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल नहीं था? बताइए क्या होगा? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्रियों में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? है ना, तो पुर्तगाल का कौन सा व्यक्ति नहीं था ये आपको बताना है। यहां से क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है निकोलो कॉन्टी, नूनीज, डोमिज पायस या बारबोसा। तो विजयनगर आने वाला वो कौन सा व्यक्ति नहीं था जो कौन सा व्यक्ति जो पुर्तगाली नहीं था, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का जो आंसर हो जाएगा वो निकोलो कॉन्टी जो था दोस्तों ये पुर्तगाली नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, या महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, या जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे? कौन सा यहां पर कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। 24 का क्या होगा? देखिए, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ये आपका बिल्कुल सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी दोस्तों, ये भी आपका सही है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये आपका गलत है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो आपके 23वें तीर्थंकर थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। और 24वें कौन थे? तो भगवान महावीर थे, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? बताइए मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी, ये आपको बताना है। क्या होगा? मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गया थी या राजगृह थी? तो मगध की राजधानी कहां थी भैया, है ना। टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। तो 16 में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था मगध महाजनपद। इसकी राजधानी कहां थी? तो बिल्कुल सही, राजगीर इसकी राजधानी थी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अभी फिलहाल इसको राजगीर कहा जाता है ना। ये पहले राजगृह इसको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। 26 क्या कह रहा है कि प्रमुख सैंधव स्थल चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है ना। जो सिंधु सभ्यता है ना, सबसे प्राचीन सभ्यता, और जो चन्हूदड़ो जो स्थान है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, रावी नदी, मादर नदी या फिर सतलज नदी? क्या होगा 26 का? 26 का आंसर क्या होगा? तो प्रमुख जो सैंधव स्थल चन्हूदड़ो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही सिंधु नदी हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर, है ना, मानसरोवर झील है दोस्तों आपका तिब्बत में, वहीं से निकलती है सिंधु नदी और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है ना। मानसरोवर के पास से ही एक और नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद के, प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रमुख आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है ना। ऋग्वेद जो हमारा है उसमें जो आघन्य शब्द जो प्रयोग किया गया है आखिर वो किस लिए है ना। शेर के लिए, बकरी के लिए, गाय के लिए या कुत्ता के लिए? ठीक है। तो ऋग्वेद में दोस्तों आघन्य किसको कहा गया है ना। आघन्य किसको कहा गया है? तो ऋग्वेद में आघन्य न ही शेर को कहा गया है,
ना ही बकरी और ना ही कुत्ता। आंसर हो जाएगा आपका गाय को कहा गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 कह रहा है कि प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है, बताइए प्रथम बंगला समाचार पत्र कौन है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है? बंगाली है, बंगाल गजट है, समाचार दर्पण है या सोम प्रकाश है? क्या होगा? तो प्रथम बंगला जो समाचार पत्र है दोस्तों जो राजनीति से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। ठीक है, आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। 9 बजे से टेस्ट शुरू होती है, 9 बजे आपको बिल्कुल हाजिर हो जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी? आंदोलन से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन है स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी, या नमक सत्याग्रह हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बताना यहाँ पर कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। 29 का क्या होगा? ठीक है, तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 29 दिसंबर, है ना, 29 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था आपका 31, है ना, 31 कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 1929 को हुआ था दोस्तों स्वाधीनता दिवस की घोषणा। आंसर ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह तो आपका हुआ था 30 में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 30 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? बताइए, भारत उद्धारक की संज्ञा किसे दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत उद्धारक की संज्ञा जो दी थी, किसको दी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। क्या होगा? 30 का आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के काल में ही दोस्तों, है ना, कब? तो 1871 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, है ना। जनगणना की शुरुआत जो होती है वो लॉर्ड रिपन ही करवाया था। नियमित जनगणना जो 10 साल पर अभी हो रहा है आपका, ठीक है, कौन करवाया था? रिपन करवाया था। और लॉर्ड मेयो के शासन काल में, है ना, पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। तो ये वाला भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 का आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस का कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला दोस्तों कौन सा उपकरण होगा? माइक्रोफोन होगा, लाउड स्पीकर होगा, डायनेमो होगा, विद्युत मोटर होगा? तो ध्वनि को बदल रहा है विद्युत में, जल्दी से बताइएगा। 31 का आंसर क्या होगा? माइक्रोफोन होगा। ठीक है, माइक्रोफोन होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सबका सही आ रहा है। अगला प्रश्न है 32 नंबर की घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़े होते हैं? जी आपके जो घर में तार जो लगा हुआ है दोस्तों, जो घर में बल्ब जो जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, तो वो जो लगाया गया है किस श्रेणी में लगाया गया है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, या दोनों में, या प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी तथा अन्य समांतर क्रम में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया सवाल है और पूछा जाता है। 32 का क्या होगा? ये जो लगाया जाता है घर में दोस्तों, जो वायरिंग होता है ना, वो समानांतर क्रम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा समानांतर क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 33 नंबर। कह रहा है कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, फोटोग्राफी में, है ना, जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल? क्या होगा फोटोग्राफी में? 33 का क्या होगा?
क्या होगा भाई, एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं, साइट्रिक भी नहीं होगा, फॉर्मिक भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं उसमें। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 सवाल कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? बताइए, निम्न तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग है ये किस में करते हैं? रॉकेट में करते हैं निम्न तापी इंजन, परमाणु भट्टी में करते हैं, या फिर तुषार युक्त प्रशीतक में करते हैं दोस्तों, या फिर अति चालकता विषयक अनुसंधान में करते हैं? 34 का आंसर हो जाएगा रॉकेट में किया जाता है मेरे भाई साहब, निम्न तापी इंजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, जितने लोग लाइव हैं। 9 बजे से डेली टेस्ट होती है, आज है टेस्ट नंबर आपका 31। इसके पहले 30 टेस्ट आपका हो गया है, पीछे वाला आप जरूर देख लीजिएगा, सारे टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एक से लेकर के, क्योंकि पीछे वाला आपको रिवीजन करते रहना है, बहुत जरूरी है। सारे सवाल आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट है। ठीक है, और ये सारे सवाल को आपको रिवीजन करते रहना है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण, दृश्य किरण, यूवी किरण या गामा किरण? दोस्तों क्या होगा 35 का आंसर क्या होगा? तो एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? ठीक है, बताइए, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है, या फिर अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से होता है, या जलवायु परिवर्तन से होता है, या जल प्रदूषण से होता है? तो सबसे अधिक दोस्तों जैव विविधता में संकट किससे होता है? 36 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। तो हमको क्या करना चाहिए? जो हमारा प्राकृतिक निवास है उसको बचा करके रखना है, वनस्पति को बचा करके रखना है। ठीक है, पेड़ पौधे को लगाना है दोस्तों, उसको काटना नहीं है। ठीक है, तभी हमारा है ना जैव विविधता संतुलित रह सकता है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है ना? विद्युत घंटी जो होता है दोस्तों, है ना, जैसे कि घर में लगा हुआ रहता है ना बेल, ठीक है, तो उसको विद्युत घंटी कहेंगे। उसमें सेल कौन सा होता है? वोल्टेज सेल, या फिर लोकलांसे सेल, डेनियल सेल, या शुष्क सेल? तो विद्युत घंटी में कौन सा सेल होता है, जल्दी से बताइएगा। जिसमें जो होता है दोस्तों आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, लोकलांसे सेल का प्रयोग करते हैं विद्युत घंटी में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण है ना होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? बताइए, समांग मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है? चीनी का जलीय विलयन, या हवा, या कुहासा, या सभी समांग मिश्रण है? क्या होगा 38 का, है ना, कौन सा यहाँ पर समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? 38 का क्या होगा? 38 का नहीं पूछ रहा है समांग मिश्रण, तो कुहासा जो हो जाएगा दोस्तों, इस समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी समांग मिश्रण का उदाहरण है। सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, या 10⁻⁻15 मीटर? क्या होगा? तो परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या लगभग होती है दोस्तों, ये कितनी होती है? 39 का आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो लगभग 10⁻⁻15 होता है आपका, ठीक है, मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 39 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 40 नंबर। देखिएगा 40 नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर में
रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जो हमारा शरीर है दोस्तों, तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, ये बताइएगा आपका। ठीक है, 40 का आंसर क्या होगा? तो 40 का जल्दी से बताइए, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर Na24, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 40 का। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है? बताइए, बाएं से किधर जाएंगे? बाएं से दाएं जाने पर, है ना, तो किसका मान बढ़ता है आधुनिक आवर्त सारणी में? परमाणु के आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मक या आयतन ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। 41 का क्या होगा? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा कि बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों ये आयतन ऊर्जा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 42 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताइए, खाने वाला सोडा, है ना, खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? 42 का क्या होगा? NaHCO3, है ना, NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट 43 कह रहा है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, तो एल्केन आपको बताना है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। 43 का क्या होगा? कई बार हम बताए हैं दोस्तों, और ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। 42 नंबर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो हो जाएगा CnH2n+2, है ना, और CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का, है ना। और एल्काइन का होता है -2, है ना, और एल्कीन का होता है CnH2n, तो तीनों ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर। 44 नंबर सवाल है कि क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइए, क्रायोलाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, या यूरेनियम है? क्या होगा? 44 का आंसर हो जाएगा क्रायोलाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? बताइए, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को, या लाइसोसोम को, है ना, तो किसको कहते हैं दोस्तों? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। क्या होगा? 45 का न ही राइबोसोम होगा, और न ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और न ही लाइसोसोम होगा, गोल्जी काय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही है ना? RNA बताइए, RNA के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, या फिर इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, या फिर यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, या फिर इनमें से सभी सही है। क्या होगा 46 का? 46 का क्या होगा दोस्तों? RNA के बारे में, इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बेस की थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, ये भी ठीक है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ये भी ठीक है, यानी कि हमारा सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी नंबर, जिनका भी डी है वो बिल्कुल सही है। अगला है 47 नंबर, चुकंदर। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? बताइए, चुकंदर में दोस्तों, चुकंदर खाए हैं तो चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक होता है? लाइकोपेन होता है, या कैरोटीन होता है, या विटानिन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो कौन सा वर्णी लवक होता है इसमें? चुकंदर में आंसर हो जाएगा आपका विटामिन होता है आपका, ठीक है। आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सॉरी 48 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस में असूत्री विभाजन होता है? बताइए, असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणु में, नील हरित शैवाल में, अमीबा में, या फिर इनमें से सभी में? तो असूत्री विभाजन किस में होता है? क्या होगा 48 का आंसर? जल्दी से बताइएगा। आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु में भी होता है, नील हरित शैवाल में भी, अमीबा में भी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। और अधिकतर लोग अभी सही ही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 सवाल कह रहा है फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किस में होता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है दोस्तों, वो किस में होता है, किससे होता है ना? तो तेल शोधन से, या उर्वरक उद्योग से, या खनन से होता है, या ताप विद्युत संयंत्र से होता है? तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वो किससे होता है? तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वो तेल से नहीं होता है, खनन से भी नहीं होता है, उर्वरक से भी नहीं होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और अगला प्रश्न है आज का कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, चेरनोबिल दुर्घटना दोस्तों ये हुआ था, है ना, बहुत सारे लोगों की इसमें जानें चली गई थी, है ना, गैस रिसाव जो हुआ था आपका। तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये दुर्घटना जो है वो किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है चेरनोबिल, बाढ़ से है, नाभिकीय दुर्घटना से है, या फिर महामारी से है ना? क्या होगा? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? चेरनोबिल जो घटना हुआ था दोस्तों, ये नाभिकीय दुर्घटना है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, चेरनोबिल, है ना। और भारत में हुआ था भोपाल गैस कांड, वो भी नाभिकीय दुर्घटना था आपका, वो भी ध्यान रखिएगा। भारत में जो हुआ था भोपाल, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था आपका, हजारों लोग की मृत्यु जिसमें हो गई थी आपका, ठीक है। तो वो भी आपको पूछा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है। तो ये 50 प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। ये टेस्ट आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। एक लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बगल में जो आपको बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको आपको प्रेस कर देना है ताकि आपको सारे क्लास मिलते रहे। 9 बजे से आपको डेली टेस्ट होती है, 9 बजे आपको आ जाना है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसमें मात्र 351 आपको चार्ज लगेगा, है ना। आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और ग्रुप में भेज दिया गया है एनसीईआरटी 6 से 10 तक। और ये नंबर है जहां आपको 351 पे करके हमें व्हाट्सएप करना होगा। यही व्हाट्सएप नंबर भी है, यही फोन पे गूगल पे नंबर भी है, ठीक है। और जो भी पेमेंट करेंगे ना तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। यही आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देना है, ठीक है। तो आप सभी की एग्जाम भी अब नजदीक आ रही है दोस्तों। अब देखिए कब तक इसका एग्जाम होता है। ऐसे तो बोला गया है 26 फरवरी से। अब जो भी होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आप अपना तैयारी बिल्कुल करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का क्लास। फिर कल हम लोग मिलेंगे इसी समय, है ना, 9 बजे से ही। तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहना है, अच्छे से तैयारी करते रहना है। और पीछे जो क्लास लिए हैं ना उसका रिवीजन आपको जरूर करते चलना है। पीछे जितना क्लास हुआ था, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल बीपीएससी का ही सिलेबस है, ठीक है। तो बीपीएससी का जो तैयारी हुआ था उसका भी पीडीएफ और वीडियो हम आपको भेज दिए हैं, वो भी आप जरूर से जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। जिनको भेजा गया है वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसको आपको याद करते चलना है, ठीक ना। चलिए तो जो भी सक्षमता ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि सक्षमता ग्रुप में आप रहिएगा तभी आपको सारे मटेरियल मिल पाएगा, दूसरे ग्रुप में आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। मात्र 351 ही इसमें चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है नहीं कि आपको समस्या होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।